बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के अख्ताम के बाद पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक पुरजोर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है, इसलिए वो हुकूमत में किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं लेंगे। हाँ, अलबत्ता हुकूमत बनाने के लिए या अगर जो उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद किया जाता है उससे एतमाद के वोट ज़रूर देंगे। नाज़रीन, ये जो फैसला आया है इससे जो पहले तवक्कुआत थी कि शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए अपना हिस्सा मांगा जाए या और कोई वज़ारतें मांगी जाएँ या मज़ीद कोई वज़ारत आला या इन चीज़ों में कोई हिस्सा मांगा जाए, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीईसी है उसने ये फैसला किया है कि जी वो किसी किस्म की यानी इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि आने वाली हुकूमत के लिए अगले 2 साल जो हैं बड़े कठिन होंगे। बहरहाल इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, नौमुंतखब आप रुकन कौमी असम्बली हैं और बिलाखिर डिफेंस क्लिफ्टन की ये सीट जो है ये आप जीतने में कामयाब हुए। जी बस अल्लाह का बड़ा करम है, आप दोस्तों के ताउन रहा और ये इलाके में हमने 2002 में इलेक्शन लड़े, 2008 में इलेक्शन लड़े और मुसलसल राब्ते में हम थे और फिर लोगों का पैटर्न भी चेंज हुआ। पीपल्स पार्टी ने जब लोगों के काम करे तो फिर लोगों ने वोट दिए। लोकल गवर्नमेंट में काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हमारे मुंतखब हुए। हमारा यूसी 11, 12, 13 मेरे हल्के का था, वो लोकल गवर्नमेंट हम जीते हुए और मैसिव वोट से जीते हुए थे। तो ये सब चीजों ने मिलकर बड़ा एक इम्पैक्ट दिया। दूसरे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो पॉश इलाके भी थे डिफेंस क्लिफ्टन के, वो कच्ची आबादियां, शेरिन जेना, हिजरत कॉलोनी, नीलम कॉलोनी, शाह रसूल कॉलोनी, बजट अलायन, दिल्ली कॉलोनी, PNT कॉलोनी, चांडियो विलेज वारा थे, जो 70% हमें वोट इन कच्ची आबादियों से और पॉकेट से यहाँ से मिले। सर लेकिन इसमें एक मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफा फिर कराची से मैंडेट हासिल नहीं कर पाई है, नाकाम रही है। जो सीटें आपके पास हैं जरूर, लेकिन कराची के जो थिकली पॉपुलेटेड इलाके हैं उनसे आप सीटें नहीं हासिल कर पाए। तो एक तरफ जो कहा जा रहा था कि इस दफा अगर अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देती है, कराची की अवाम, तो फिर उनके लिए कोई खातिर खा काम किए जाएंगे। तो सर क्या समझते हैं अब, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास भी इस वक्त कोई चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आपके साथ नहीं मिलती है सूबे में, तो फिर किस तरीके से कराची की तरक्की के लिए कैसे काम किया जाएगा सर? देखिए, अब इस बार पहली बार कराची का जो है वो नाजिम मेयर बना है और मेजॉरिटी हमारी सिटी गवर्नमेंट में, हमारी कैंटोनमेंट बोर्ड में भी मुंतखब लेकर आए। तमाम काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लोग मुंतखब हुए हैं। तो हम तो अब काम कर रहे हैं। हमारा मेयर नाजिम हर जगह आपको नजर आएगा, क्योंकि अब हमने यही डिसाइड किया है कि पहले डिलीवरी फिर हम उनसे वोट की बात करें। जबकि माजी में यहाँ जमातें आई, 16 MNAs और 32 MPs गोद में डाल दिए गए उनके और चली गई, और ऐसी गई कि फिर दोबारा कराची की तरफ एक दिन भी पलट के नहीं देखा। तो हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि डिलीवरी अब करना होगा। मैं भी अपने हल्के के लिए एक प्रोजेक्ट है, डेडिकेटेड पाइपलाइन फ्रॉम डमलोटी टू फेज 1 टू फेज 8। ये डिफेंस के इलाके को मेरी ख्वाहिश है कि मैं टैंकर फ्री बना सकूं। ये वादा भी किया है मैंने। सर, आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो आपने कैंपेन चलाई उसमें सबसे बड़ा हिस्सा ये था कि जी आप डिफेंस क्लिफ्टन को टैंकर फ्री करेंगे, जी, जिसमें आपको काफी मजम्मत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन क्योंकि कमेंट्स थे लोगों के जी कि ये मुमकिन हो सकेगा। जब मैंने उन्हें PC1 दिखाया, डॉन अखबार की कटिंग दी, बोर्ड और वो सिंध की काबीना में जो एलोकेशन अप्रूव हुआ है उसके मिनट्स वगैरह सब दिखाए, तो फिर लोगों को यकीन आया। लेकिन ये कब तक मुमकिन हो सकेगा सर? कितना वक्त लगेगा इसमें? ये 24 महीने का यानी 2 साल का कंप्लीशन पीरियड है। और इसको और कितने MGD पानी इससे डिफेंस क्लिफ्टन को मिलेगा? 10 mg गैलन यानी 10
मिलियन गैलन पानी ये डिफेंस को मिलेगा। डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी 14 मिलियन गैलन है, जिसमें से 4 मिलियन गैलन डिफेंस को भी मिल रहा है। 10 मिलियन गैलन जो शॉर्टफॉल है उसके लिए ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, तमाम नेसेसरी अप्रूवल्स ले लिए हैं, और जो एनओसीज वगैरह थे इसमें वाटर बोर्ड, वर्ल्ड बैंक और उनके कंसल्टेंट ने मेरे साथ बहुत काम किया है, और इसका PC1 भी तैयार है। तो हमने इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट जैसी बनेगी हम इस प्रोजेक्ट को पहली प्रायोरिटी के ऊपर शुरू करेंगे। और ठीक है। अच्छा सर, आज CEC का इजलास हुआ, उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और खिलाफ तवक्को उन्होंने जो है वो हुकूमत में किसी किस्म का हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अलबत्ता नून लीग के उम्मीदवार को वोट जरूर दिया जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार को। सर क्या कहते हैं, क्या चूंकि हुकूमत, आने वाली हुकूमत अगले 2-3 साल तक बहुत मुश्किलात का शिकार होगी, इसलिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है? देखिए, पिछली हुकूमत जो PDM की थी उसमें मेजर पोर्टफोलियो मुस्लिम लीग नून के पास थे, फाइनेंस का खास तौर से, वाटर पावर वगैरह, और फिर उसकी वजह से कुछ गलत फैसले हुए, और जिसकी वजह से माशत जो है मजीद उस पर दबाव रहा, और रुपए की कीमत जिस तरह से हैंडल की गई वो हम समझते थे उसमें इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं थी। IMF के एग्रीमेंट में जो मुज़ाकरात थे उसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे, तो हमने ये फैसला किया है कि जी क्योंकि इसमें माशत को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उसके लिए एक पार्टी हुकूमत बनाए, वो अपने फैसलों के जिम्मेदार हो। अगर कारकर्दगी अच्छी होती है तो क्रेडिट भी ले, और अगर इकोनॉमी मैसअप होती है और बदहाली का मजीद शिकार हो जाती है तो वही पार्टी को फिर जिम्मेदार भी ठहराया जाए। ठीक है, आप चाहते हैं सिंगल पार्टी गवर्नमेंट रहे ताकि अच्छाई या बुराई की जिम्मेदारी उसी पार्टी के ऊपर हो, डिवाइड ना हो। आप कहते रहे जी हमारी वजारतें ठीक काम कर रही थी, PMLN गए जी हमारी वजारतें ठीक काम कर रही थी, आपस में बड़ी इसमें चपखलिश रही है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, अगर MQM आपके साथ मिलना चाहेगी या आप मिलाना चाहेंगे, या फिर अगर वफाकी हुकूमत में कोई ऐसी डील बनती है, क्या करेंगे सर? मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान को साथ लेके चलेंगे? नेचुरल अलायंस की बात करते हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल, तो वो तो MQM और PPP का मिलता है, दोनों सिंध की और कराची की पार्टियां हैं। यहाँ के मफादात उनको अजीज हैं, यही उनका वोट बैंक है, यहाँ काम करके दिखाएंगे तो यहाँ का वोट मिलेगा। तो नेचुरल अलायंस या कुदरती जो अलायंस है वो पीपल्स पार्टी और MQM का बनता है, और वो इनको ज्यादातर मफाद में सूबे के और शहर के हाथ मिलाना चाहिए। बाकी जमातें उन्हें डिलीवर नहीं। सर MQM का मैंडेट तस्लीम करते हैं आप इतनी सीटों का? देखिए, इट्स टू अर्ली, इसमें बहुत सारी शिकायतें आई हैं, बहुत जगह पे कहा गया है कि जी ये मैनिपुलेशन हुई है। अब मैं उसकी डिटेल्स हमें अभी मिली नहीं है, हमारा इलेक्शन सेल डिटेल हासिल कर रहा है तो मैं कमेंट कर सकूंगा कि, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पीपल्स पार्टी में कहीं भी इस तरह का इल्जाम हमें नहीं दिया गया, और जो वोटिंग थी वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। सर आपके अपने हल्के का रिजल्ट सबसे ज्यादा लेट हुआ कराची में, क्या वजह थी? देखिए, ये जो हमारी सबसे आखिर में आपका रिजल्ट आया मेरे ख्याल में कराची से, यानी 241 का। जो कौमी असेंबली की सीट्स हैं 239, 240, 241, 242, ये सब आखिर की बिल्कुल आखिर है, यानी 250 नंबर पे, तो वो नंबर वारीज उन्होंने दिए, हमारा वैसे आखिर में था। और फिर हमारे यहाँ इस जो सिस्टम में समझता हूँ फर्क पड़ा, वो उस दिन इंटरनेट का जाने से भी बड़ा असर पड़ा है, और उसमें अच्छा, इस वजह से ताखीर आप समझते हैं कि ये चूंकि वो भी एक रीजन था। लेकिन हमने जो भी रिजल्ट दिए उसमें आपने देखा तमाम जमातें जीती हैं। मेरा ये हल्का, पहले मैं यहाँ पे डॉक्टर बुलंद इकबाल 48,000 वोट पहले ले चुका हूँ, और हमने 52,000 लिए, तो
मोरलेस वही है जो पहले हमने लिए थे, पहली चीज। दूसरे हम यहाँ के सब यूसी जीते हुए, यूसी 11, यूसी 12, यूसी 13। फिर ये खुर्रम शेरजुमा जो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ धांधली हुई है, ये हमारे यूसी के इलेक्शन में नजमी आलम के साथ हार गए थे, ये 1000 वोट से हारे थे। तो ये कौमी असेंबली में किस तरह से तवक्कात रख रहे हैं। फिर एक जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि हमारा जो कच्ची आबादियों का, सर सूबाई असेंबली का आप ही के इलाके से सूबाई असेंबली का रिजल्ट यकसर मुख्तलिफ रहा है। जी देखिए, हमारे ये जो हल्के में थे 70% जो है कच्ची आबादी है। नहीं सर, सूबाई असेंबली से तो नजमी आलम साहब की जगह रेहान बंदूखड़ा साहब आए ना जी। तो सर मतलब एक ही उसमें और अच्छी खासे वोट है उनके हजारों में, और वो जीते हैं यहाँ से। देखिए वोट स्प्लिट बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है, और एक जगह नहीं है, ये बहुत जगह है ये हुआ है कि ये जरूरी नहीं है कि पैनल वोट पड़ा हो, यानी कौमी का भी ऊपर आपको दिया और नीचे दोनों सूबाई भी आपको दिया हो, ये नहीं मुझे पैटर्न नजर आया इस बार। वोट में स्प्लिट है, और उसमें एक वोटर का ये प्रोग्रेसिव होता है कि वो आगे समझता कि एक शख्सियत पढ़ी लिखी साफ सुथरी बेदाग है कौमी असेंबली में, तो वो उसको वोट देता है, और वो सूबाई में समझता है कि किसी और जमात में बेहतर कैंडिडेट है तो उसको वोट देता है। तो ये वोटर की मैच्योरिटी भी इसको कहा जा सकता है, और ये पैटर्न भी एक चेंज हुआ है कि अब जरूरी नहीं है, पहले ये होता था कि जो कौमी वही सूबाई और एक जैसे। नजमी आलम साहब तीसरे नंबर पे आए हैं 18,000 वोट लेके, सेकंड नंबर पे जमात इस्लामी के जो हैं सुफियान वो आए, और पहले नंबर पे जो हैं वो यानी रेहान बंदूखड़ा जो हैं वो आए। तो सर आप नहीं समझते कि ये जो ट्रेंड है ये कैसे रहा? एक तरफ 47,000 वोट इस सूबाई असेंबली के हल्के में इतने हजार वोट ले लेना, तो आप समझते हैं आपका शख्सी वोट जो है वो लोगों ने अगर सूबाई असेंबली का वोट पीटीआई के आज़ाद कैंडिडेट को दिया, लेकिन कौमी में आपको वोट दिया उन्होंने? जी हम बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा डॉक्टर बुलंद इकबाल। देखिए मैं बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है, आप जानते हैं, मुझे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर, सीनियर नायब सदर, साइड एसोसिएशन का मैं चेयरमैन, जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है पाकिस्तान का। मैं बिजनेस कम्युनिटी, चिनोटी ब्रदरी, मेमन ब्रदरी, सुबह दोपहर शाम उठना बैठना उन लोगों में है। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, मैं पीआईबी से यहाँ आके इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, मैं यहीं पला बड़ा हूँ। डीजे साइंस कॉलेज मेरे हल्के है, वहां से ग्रेजुएशन करके बाहर पढ़ने गया था। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। मैं हर रोज, आप मुझे देखते हैं, कोई इवेंट हो कराची का मैं मिस नहीं करता, मैं जाता हूँ, गमी हो खुशी हो। तो बिजनेस कम्युनिटी ने भी लबैक करा मुझे, उन्होंने भी बोर्ड दिए, जो एक बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ पे कराची में, खास तौर से डिफेंस में और क्लिफ्टन में। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं, और इन चीजों ने अपना असर दिखाया है, रोल प्ले किया। ठीक जी, रोल प्ले करा है, बिल्कुल रोल प्ले किया है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा अख्तियार बेग साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिर्जा अख्तियार बेग हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे मुत्तहदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से। जो इस वक्त की सूरत हाल है, उनका इजलास जो है वो पाकिस्तान हाउस में जारी है, लेकिन दूसरी जानिब जो बदलती हुई सियासी सूरत हाल है, और अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि वो MWM और जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करेंगे, उनकी पार्टीज़ में शमूलियत इख्तियार करेंगे, और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस ऐलान के बाद कि वो हुकूमत में किसी किस्म की कोई हिस्सेदारी नहीं लेंगे। अब मुत्तहदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए ये सवालिया निशान है कि वो सिंध में क्या अपोजिशन सीटों पर बैठेंगे, या फिर वो वफाक में जिस तरीके से पहले भी वजारतें लेते रहे हैं वो वजारतें हासिल करेंगे। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब। जी शुजात, क्या कहते हैं मुत्तहदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान, अब चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान नून लीग का शायद उस किस्म का इत्तेहाद ना हो पाए जो इनकी पिछली गवर्नमेंट PDM में था, जिसमें मुत्तहदा क़ौमी मूवमेंट जो है वो न सिर्फ वफाक में हुकूमत में शमूलियत बल्कि गवर्नरशिप और सारी चीज़ें जो सिंध में भी इंजॉय करती थी। क्या समझते हैं सर, क्या हिकमत अमली
اب ہو سکتی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان کا جو اسٹانس ہے وہ ابھی بھی ایز اٹ از ہے کہ وہ وفاق کو سپورٹ کرنے کا ارادہ تو رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ جو ہمارے 3 پوائنٹس ہیں, خاص طور پر جو 18ویں ترمیم میں مزید امینڈمنٹ کر کے جو اختیارات ہیں وہ یو سی سطح پر لائے جائیں. تو ایم کیو پاکستان واضح کہہ چکی ہے کہ اگر ہمیں اس بات کی شیورٹی دی جائے گی تو ہم لازمی سپورٹ کریں گے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے کہ جس طرح سے بانی تحریک انصاف نے ایم ڈبلیو ایم اور جماعت اسلامی سے سپورٹ کی بات کی, اس کے بعد جو سینیریو ہے وہ یکدم چینج ہوا ہے. خاص طور پر جو گزشتہ روز پیر پگارا نے کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے احتجاج کریں گے. اس پر گورنر سنگھ کاما خان ٹسوری متحرک ہوئے, انہوں نے ان سے رابطہ بھی کیا اور ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب پاکستان جو ہے احتجاجی حوالے سے جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا, اور جو ہے چاہیے کہ سب لوگ جو ہے ایک پیج پر آئیں اور اب معیشت کو بہتر کریں. تو اس پر جو ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس پر جو ہے ابھی تک انہوں نے پیر پگارا صاحب نے کوئی اسٹانس نہیں لیا, نہ اپنا فیصلہ بدلا ہے. آج صفدر عباسی نے بھی کانفرنس کی اور بتایا کہ ہم ابھی بھی اپنے فیصلے پر اٹل ہیں. دوسری جانب ابھی بھی کچھ دیر پہلے ایم کے پاکستان کے وفد کی گورنر سنگھ کے ہمراہ شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے, اس میں مزید بات چیت ہوئی ہے. اس پہ ابھی بھی ایم کے پاکستان کی جانب سے یہی زور دیا گیا ہے. تو نون لیگ نے شیورٹی تو دی ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نون لیگ جب حکومت بناتی ہے, جس طرح سے پیپلز پارٹی نے واضح کہہ دیا کہ وہ سپورٹ تو کریں گے لیکن جو ہے کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے, تو ایم کیو پاکستان بھی اب اس حوالے سے سوچ و بچا کرے گی. ایم کیو پاکستان رابطہ کمیٹی کا. اچھا شجاعت, مجھے یہ بتائیے گا کہ جی ڈی اے کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ٹیلی فون کر کے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ ہمارا اتحاد آپ کے ساتھ ہے بھی یا نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ دونوں کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ الیکشن سے پہلے اس قدر مضبوط اتحاد, سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور تمام چیزوں کے باوجود اب الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ کے پاس سیٹیں ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں, لیکن جی ڈی اے آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے کھڑی ہوئی؟ دیکھیں جس طرح سے جی ڈی اے کی پوزیشن رہی ہے عام انتخابات 2024 میں, تو اس پر کافی وہ پریشان کن دکھائی دیتے ہیں. اس حوالے سے جی ڈی اے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نون لیگ اور ایم کیو پاکستان کے موقف کا ویٹ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. تو یقینی طور پر ابھی صورتحال مزید چینج ہونی ہے, کیونکہ جس طرح سے ذرائع بتاتے ہیں کہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ متحرک ہوئی ہیں کہ ایجوٹیشن والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو. پاکستان جو ہے مزید متحمل نہیں ہو سکتا احتجاجی سیاست کی, اسی وجہ سے جو ہے یہ سب متحرک ہوئے ہیں. اچھا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ماضی میں بھی جو ہے جی ڈی اے کے ساتھ یہی ہوا تھا جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے اور اس میں جی ڈی اے نے تو سب کو ووٹ دے دیے تھے, لیکن جی ڈی اے کی جو ایک سیٹ تھی ان کی وہ نشست حاصل نہیں کر سکے تھے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ایسا ہی ہے, ہمیشہ جی ڈی اے کے ساتھ کہیں تو ہاتھ ہو جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جی ڈی اے جو اس بار بڑی ہارش سانس لے کر آئی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے جس طرح سے دھاندلی ہوئی ہے. کیونکہ جی ڈی اے کے ساتھ جس طرح سے ان کا بتانا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے پولیس گردی کی گئی, ان کے ووٹرز کو ڈرایا دھمکایا گیا اور جو ہے ایف آئی آر کاٹی گئی, تو یہ جو ہے پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ دی گئی تھی. پیر پگارا نے گزشتہ روز واضح کہا کہ اگر زرداری کو سندھ دینا ہی تھا تو 2 سیٹیں بھی ہمیں کیوں تھی, وہ بھی ہم سے واپس لے لیں. تو ابھی ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں مزید تبدیلی آئے گی. پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ڈی اے کو رام کیا جائے اور اس کو احتجاجی سیاست کرنے سے روکا جائے. ٹھیک ہے. اچھا اس حوالے سے کچھ مفتیان سے اور عالم دین سے بھی رابطہ کیا گیا ہے گورنر کامران خان ٹسوری کی جانب سے؟ دیکھیں کامران خان ٹسوری اس وقت جو ہے بہت متحرک نظر آ رہے ہیں. انہوں نے سراج الحق سے بھی رابطہ کیا, پیر پگارا سے بھی رابطہ کیا, اور لوگوں سے وہ رابطہ کر رہے ہیں. سب کو ایک ہی بات پہ کنوینس کر رہے ہیں کہ انتخابات کے نتائج کے حوالے سے جو بھی تحفظات ہیں وہ بیٹھ کر حل کیے جائیں, نہ کہ سڑکوں پر آ کر جو ہے مسائل کو اور جو ہے بڑھایا جائے. انہوں نے واضح موقف اپنایا ہے کہ اس وقت ملک جو ہے احتجاجی سیاست کا متحرک نہیں ہو سکتا. تمام دنیا کی نظریں ہمارے عام انتخابات کے حوالے سے ہیں اور معیشت پر ہیں. اگر احتجاجی سیاست جاری رہے گی تو مسائل مزید بڑھیں گے, تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اسی لیے وہ کنونس کرنے کی کوشش کریں, لیکن ابھی تک ان کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شجاعت, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین ہمارے نمائندے شجاعت قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात करेंगे मुतहदा मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से। जिना ग्राउंड में एक अरसे के बाद जश्न मनाया गया और इस यौम तशक्कुर के बाद अब इस वक्त जो है मुतहदा मूवमेंट पाकिस्तान का एक अहम इजलास भी जारी है, जिसमें ये फैसला करना है कि उनकी क्या पोजीशन होगी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के हवाले से, आने वाले बनने वाली हुकूमत के हवाले से और GDA के साथ इत्तेहाद के हवाले से। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं मुतहदा मूवमेंट पाकिस्तान के जनाब शब्बीर कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शब्बीर भाई, मुझे बताइएगा कि मुतहदा मूवमेंट पाकिस्तान ने यौम तशक्कुर भी मना लिया है और अब जो है आगे की स्ट्रेटजी का फैसला किया जा रहा है। क्या समझते हैं सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उनका साथ देने का फैसला कर लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, आपने खुद से फरमाया कि अभी इलेक्शन तो खैर हो गए हैं ना, और आवाम ने मैंडेट दिया है भरपूर तरीके से। मैं स्पेशली बात करूंगा MQM के हवाले से कि 2018 में जो कराची शहर का या MQM का जो मैंडेट था वो चुरा कर किसी और पार्टी को दे दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो वोटों के जरिए हमने वापस ले लिया है और कराची को लौटा दिया है। अब 2018 में सूरत कुछ, एक तो धांधली कराई गई और दूसरा फिर ये कि MQM में भी धाड़ेबंदी हो गई थी, जिसकी वजह से वोट तकसीम हुआ। लोग कुछ नाराज थे, कुछ लोग दिल बर्दाश्ता थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक साल पहले जब मर्जर हुआ है MQM और PSP और ORC का, तो लोगों में एक उम्मीद की किरण नजर आई और लोगों ने, जो लोग दिल बर्दाश्ता होकर घरों पर बैठे थे, वो लोग सब उन लोगों ने आकर मेहनत की और ये एकदम नहीं हुआ। हम एक साल से हम मैदान में थे, लोगों के दरमियान में थे। भरपूर आज जो इल्जाम लगा रहे हैं कि MQM ने धांधली की, MQM ने ये किया, MQM ने वो किया, भाई MQM ने अपनी सीटें वापस ली। तकलीफ किस बात की हो रही है? पूरे पाकिस्तान में कहीं तकलीफ नहीं हो रही है। सिंध में जो पीपल्स पार्टी ने जो धांधली की है, जो बदमाशी की है, जो ज्यादती की है अपने वोटरों के साथ, पानी बंद किया है, करबला बना दिया है, जदीदियत का किरदार अदा किया, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। MQM अगर कराची में अपना मैंडेट उन्होंने वापस ले भी लिया वोट के जरिए मैंडेट, तो वो तकलीफ हो रही है। तो मैं कराची की आवाम को, स्पेशली कराची और हैदराबाद की आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा और मीर बुखास की आवाम को भी, क्योंकि मीर बुखास ने भी तो 20,000 से ज्यादा वोट दिए हैं MQM के कैंडिडेट को। लेकिन वहां पे वही बात कह रहा हूं मैं कि धांधली के जरिए हमारे कैंडिडेट, मीर बुखास की जो कैंडिडेट है, उनको भी हरा दिया। तो अब अगर हम कराची में जीत गए, कराची में हम हारे भी तो हैं, मैं खुद भी हारा हूं ना, मैं खुद 96 से अगर हम धांधली कराते, मैं पार्टी का सीनियर एक जिम्मेदार हूँ और जाहिर है मेरे पॉलिटिकल मेरा एक कद है, मैं नहीं जीत सकता था। डॉक्टर और हमारे रऊफ सिद्दीकी है जो पुराने सीनियर, वो हार गए हैं, मैं हार गया हूँ। अबूबकर सिद्दीकी जो MNA थे कुछ महीने पहले, वो हार गए। तो जब हारे हमने तस्लीम कर लिया ना कि चलो हम हार गए, लेकिन जो हम यहाँ जीते तो आप भी तस्लीम करो ना जो सर। लेकिन शबीर भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि पोजीशन बिल्कुल वैसे ही नज़र आती है जैसे पहले आप हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या PDM की हुकूमत हो। अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनने वाली हुकूमत का आप हिस्सा रहते भी हैं, तो आपके पास एक एक्सक्यूज़ तो होगा कि जिस हुकूमत में आप साथ नहीं हैं, मेयर कराची जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, इसलिए वफाकी हुकूमत में वजारतें इंजॉय करने के बावजूद भी आप कराची के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। सर, किस पे क्या जवाब देंगे आप? डॉक्टर साहब ऐसा है, देखो इस वक्त पहली बात तो ये कि हम अब वजारतों की, गवर्नरशिप की कोई बात ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। अभी ये MQM थोड़ी डिफरेंट है। हम तो ये कह रहे हैं, हमने एक आईनी तरामीम जो मसवदा जो था, वो हमने जब भी हमारी जब मीटिंग हुई है फीमेल एंड से, जो हमारी उनसे गुड रिलेशनशिप है, गुड वर्किंग रिलेशनशिप है, उनसे हमने वो मसवदा उनके सामने दे दिया कि ये अगर आप करते हैं, ये चाहे पीपल्स पार्टी कर ले चाहे नून लीग। सर लेकिन वो भी तो अब हो नहीं सकता ना, इतनी सीटें नहीं है सर। आधा तो शुमार ये कहते हैं कि जी, देखिए ना, बात तो सुने ना, नून लीग के पास तो सर अपनी सादी अक्सरियत नहीं है, सादा अक्सरियत जो नून लीग के पास नहीं है, तो वो आईनी तरमीम तो बहुत दूर की बात हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट करेगी नहीं, PTI आपको सपोर्ट करेगी नहीं, तो खाली नून लीग की जो सीटें हैं वो आईनी तरमीम तो नहीं कर सकती। सर करना होगा तो कर लेंगे ना वो लोग। ये चीजें आज नजर आ रही है ना, बैठ के सारी चीजें अब जो डोर उलझी हुई है बगैर आज तो नजर आ रही है। तो ऐसा ही होता है, जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट हुकूमत बनने से पहले कुछ मसाइल होते हैं, कुछ उलझने होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीजें उलझने दूर कर ली जाती हैं। तो बैठकें हो रही हैं, मीटिंगें चल रही हैं, इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, किसी नतीजे पर जरूर हुकूमत भी बन जाएगी और पहुंच जाएंगे और मसले भी हल होंगे। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ अपने जो हमारे वोटर्स हैं कि अब वो ये MQM नहीं कि हम खुदा न खास्ता कोई वजारतों पे सौदे कर लेंगे या गवर्नरशिप पे सौदे कर लेंगे।
हमें आवाम की जो बुनियादी मसले उनको सामने रखकर जो हमारे नौजवान इस वक्त जो बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी को उनकी तकलीफ को एहसास करते हुए यहाँ शहर में पीने का पानी नहीं है वो मसाइल हैं, यहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें हमारी नॉलेज में और इनको सर लेकिन मसाइल का हल तो सिंध गवर्नमेंट के पास है ना, चाहे वो जिसकी भी बने। तो आप क्या सिंध हुकूमत का हिस्सा बनेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? कोई इत्तेहाद कर सकते हैं? क्योंकि उनको आपके इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, उनके पास अपनी सीटें पूरी हैं। सब मेरी बात सुने ना, देखो जो सिंध वो जिनके पास है ना उनकी भी तो ख्वाहिशात है ना, उनकी भी तो कुछ फरमाइशें है ना, वो भी तो कह रहे हैं कि चलो वजारत उज़्मा का वोट हम देते हैं PMLN को, लेकिन वो भी तो कौमी असम्बली के स्पीकर भी तो उनको बनना है, उनको सेनेट का चेयरमैन भी तो बनना है, उनको सदर भी तो बनना है। तो उस वक्त हमारे जो 17 वोट है वो कहाँ जाएंगे? वो आएंगे, ये लोग आएंगे। आप देखिएगा डॉक्टर साहब, ये बात ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब वोट की जरूरत पड़ेगी ये आएंगे। एमक्यूएम को अल्लाह ताला ने हमेशा इज्जत दी है। जब एमक्यूएम के पास 7 MNA तब भी एमक्यूएम की एक अहमियत और हैसियत थी, और आज एमक्यूएम के पास 17 MNA ना, तो एमक्यूएम की अहमियत और हैसियत है। तो अल्लाह ताला तो आप समझते हैं कि चांसेस बनेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके पास आए और उसके बाद फिर आप जो है वो हुकूमत में शमूलियत भी इख्तियार करें सिंध हुकूमत में? आप देखेंगे डॉक्टर साहब, बातचीत चल रही है ना, बातचीत चल रही है, सारी चीजें हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और सियासत में कोई अगर कोई चीज नहीं होती है, हम बता रहे हैं कि हम एक बात क्लियर मैंने कर दी ना, बिल्कुल क्लियर हमने सर। अच्छा मुझे ये बता दें सर कि GDA के साथ अब भी इत्तेहाद है आपका या मुस्लिम लीग नून का, या वो इलेक्शन से पहले तक की बात थी? अब GDA तो एहतजाज और दूसरी चीजों पे जा रही हो, तो कह रही है हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, क्या करेंगे सर? देखो GDA से कुछ हमारा इत्तेहाद पहले भी नहीं था, ये जहाँ तक था कि कुछ उनके सामने हमने अपने कैंडिडेट अरेंजमेंट तो कोई थी सर, कोई किए थे उन्होंने, हमारे सामने विड्रा किए थे, ये गुड रिलेशन थी उनसे, ऐसा कैसा इत्तेहाद कोई नहीं था कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। वो अपनी सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे थे और एमक्यू अपनी सीटों पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर दी। हमने उनके सामने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, खड़े किए तो हमने विड्रा किए। इसी तरह से GDA ने भी जो हमारे सामने कैंडिडेट थे उनको विड्रा किया। तो ये यहाँ तक तो हमारी रिलेशन थी, बट ये ऐसा कोई इत्तेहाद नहीं था कि हम मिलकर एहतजाज करेंगे या मिलकर लड़ेंगे, इस तरह ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई, प्रोग्राम के आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान शब्बीर कायम खानी हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा कासिम फखरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर आपसे जानना चाहेंगे, अब इलेक्शन के नताइज आ गए और शदीद एहतजाज भी आपकी जानिब से किया गया, अब क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा? कोर्टों का सहारा या इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल, या फिर मजीद सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा? जी देखें, तारीख की बदतरीन ये रिजल्ट जो चेंज किए गए, ये इलेक्शन हुआ, तारीख में बदतरीन ये इलेक्शन है, और इसकी सबसे पहले जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया, बल्कि ये बहुत सारे हाथों ने ये इलेक्शन कराया, और जिसमें पूरी कौम को परेशान कर दिया। सब इस वक्त परेशान हैं और एक नाउम्मीदी के आलम में है और बहुत परेशान है लोग कि ये क्या हो गया। इससे अब आने वाले वक्त में मजीद मुल्क में परेशानी आएगी, मजीद मुल्क में बहरान आएगा, क्योंकि अवाम के नुमाइंदगान को तो असम्बलियों में नहीं आने दिया गया, बल्कि उन लोगों को लाया गया जिनको ये चाह रहे थे, और वो जिनको चाह रहे थे वो सारे करप्ट तरीन लोग हैं जिन्होंने मुल्क को इस दहाने तक लिया है। अब दोबारा उनको लाया गया। अब हम ये समझते हैं कि इस तरह के इलेक्शन जो इस नवीयत के हों, ये इलेक्शन नहीं है। यकीनन हम इनके खिलाफ कोर्टों में भी जाएंगे और मजबूत जाएंगे, हम अदालतों में मौजूद होंगे और इनका मुकम्मल ताक़ुब करेंगे। ठीक है, तो सर आप नहीं समझते कि मुल्क इस वक्त जो है वो मजीद एहतजाज या एजिटेशन का मुतामिल नहीं हो सकता? गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की भी कोशिश है कि वो किसी तरीके से मुल्क में अमन अमान कायम करें, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनको किसी तरह ओवर द टेबल जो है वो मामलात हल किए जाएं, क्या समझते हैं आप? देखें, ये इलेक्शन हुआ है, ये और टेबल पर बैठकर तो इलेक्शन नहीं होता ना। इलेक्शन जो हुआ है वो रिजल्ट लाए जाए, वो हल है ना इसका। किसी को जबरदस्ती बिठाना, समझाना, बताना, और मुल्क इस तमाम मामलात का मुतहम्मिल नहीं है। जैसे आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, हर बंदा जानता है, इदारे भी जानते हैं, जिन्होंने ये जुल्म किया वो भी जानते हैं। जब उनको समझना चाहिए कि जब मुल्क इस मामलात के मुतहम्मिल नहीं है, एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं है, तो आप एक
دیگر دانشتہ 4000 والے کو 1 لاکھ ووٹ دیں گے تو احتجاج نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا خوشیاں منائی جائیں گی، پھول بانٹے جائیں گے، مٹھائیاں دی جائیں گی؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. آپ کسی کو مطلب جس کا جو مینڈیٹ ہے آپ دینا نا ان کو، کیوں نہیں دے رہے آپ؟ ٹھیک ہے. تو سر آپ کی طرف سے الیکشن ٹریبیونلز اور ان جگہوں پہ جو ہے وہ درخواستیں ڈالی گئی ہیں؟ جی بالکل، ہمارے وکلاء لگے ہوئے ہیں، سارے قانونی عمل میں مضبوط طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مفتی قاسم فخری صاحب، آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. رہنما TLP مفتی قاسم فخری ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.